Hello everyone, I am Divas Dwivedi and you are watching India's Affairs by Divas Dwivedi. Today we are beginning a special series of 200 most expected MCQs. Here is written 150 plus, but there are almost 200 MCQs. Basically, it is based on Indian polity. And we will focus on UPSC 2026 and we will try to cover all major topics like Indian Constitution, fundamental right, DPSP, Parliament, President. There are various topics that is also mentioned in Lakshmikant and we will taking MCQ from there. So इसे शुरू करते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस डिस्कशन को हम रखेंगे, है ना। बात करते हैं, पहला जो टॉपिक है, पहला यूनिट है, हम देखेंगे फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला यूनिट है जिसमें 10 MCQ है। इसके बाद आप दूसरा यूनिट देखोगे जहाँ पे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, जहाँ पे संविधान बना, उसकी प्रोसेस क्या थी, उसमें से कौन कौन से MCQs बन सकते हैं, उसे देखोगे। फिर तीसरा आप कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, दूसरे देशों से क्या तुलना है, कहाँ से कौन से प्रोविज़न लिए गए हैं। इस तरह से आप 10-10 MCQ हर एक टॉपिक को देखोगे और आप इसको कंप्लीट करने के बाद आपकी ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी में बेहतर हो जाएगी। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है दैट इज़ वेरी गुड एंड यहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और पहले MCQ बात कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक संविधान किस तरह से कार्य करता है, संविधान के जो फंक्शन क्या होते हैं, विशेषता क्या होती है, उसके संबंध में आपको स्टेटमेंट्स बताना है। पहला, इट डिफाइन द डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ ए पॉलिटिकल कम्युनिटी। यह किसी राजनीतिक समुदाय के निर्णय निर्माण करने वाली संस्थाओं के बारे में बताता है, उनके बारे में बताता है, जैसे पार्लियामेंट हो गया, है ना, जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया। दूसरा, इट प्लेसेस लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन सिटीजन। यह लिमिट को भी बताता है कि सरकार कितनी लिमिट इम्पोज कर सकती है सिटीजन्स पर। ठीक है, ये भी बात सही है। बहुत सारे कानून होते हैं जहाँ से फंडामेंटल राइट को आपके प्रोटेक्ट किया जाता है, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, लोगों से भी और सरकार से भी। तीसरा, इट इंश्योर्स पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। अब यहाँ पे डाउट आता है। देखिए, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का क्या मतलब होता है कि उस व्यवस्था में, उस देश में, उस संविधान में जो संसद है वो सबसे ऊपर होती है और संसद जो बात कहती है वही बात पूरी तरह से मानना पड़ता है। जैसा कि ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वहाँ पे देखा जाता है, ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है वो सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, सुप्रीम है। लेकिन भारत में पार्लियामेंट नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, रूल ऑफ लॉ सुप्रीम है, ये सुप्रीम है। कोई पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी कोई भी सुप्रीम नहीं है। भारत में सेपरेशन ऑफ पावर है, जो मॉन्टेस्क्यू की जो बुक है स्पिरिट ऑफ लॉ वहाँ से लिया गया है। इसके अलावा आई थिंक आर्टिकल 50 DPSP में बात भी करता है कि जो संविधान है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर के बीच जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप देखेंगे सोवेरेनिटी नहीं है पार्लियामेंट की। तो तीसरा स्टेटमेंट एब्सोल्युटली यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है और तीसरा आप एलिमिनेट करते हो तो आपका सही आंसर क्या आ जाता है, 1 and 2 ओनली। ये दो बात हो गई। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जैसा यहाँ पे बात कर रहा है, पहला जो स्टेटमेंट आपने देखा वहाँ पे बात कर इट डिफाइन द डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो कौन कौन से डिसीजन मेकिंग जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके कुछ प्रोविजन भी हमें यहाँ पे देखते चलेंगे। जैसे आप देखो, पार्ट 5 के बारे में आपने पढ़ा होगा, संविधान के पार्ट्स आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो इसी रिवीजन के थ्रू आपको ये सब भी याद हो जाएगा। पार्ट 5 बात करता है यूनियन गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट की क्या शक्तियाँ होंगी, क्या प्रोविज़न होंगे, है ना, ये बात करता है पार्ट 5। ठीक है, अब पार्ट 5 में अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 52 टू 151, इसमें प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल 52 वहाँ शुरू होता है। फिर प्रेसिडेंट की जो पावर होती है, किस तरह से उसका निर्वाचन किया जाता है, आर्टिकल 54 में बताता है। फिर 61 में उसका इम्पीचमेंट के बारे में प्रोसेस है। फिर 72 आर्टिकल बात करता है जो उसकी क्षमादान शक्तियाँ हैं, है ना। इसके अलावा 75 आओगे तो पार्लियामेंट की बात होती है। तो बहुत सारे आर्टिकल 52 से 155 में मिलेंगे पार्ट 5 से जो रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखोगे स्टेट गवर्नमेंट भी है तो हर एक डिसीजन बॉडी है भारत में। दूसरा स्टेटमेंट है इट प्लेस लिमिट ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन सिटीजन। अब अगर आप बात करें तो संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, फंडामेंटल राइट की रक्षा करता है और सरकार के अलावा लोगों की भी शक्तियों को सीमित करता है। अब फंडामेंटल राइट की बात आ गई तो ये भी देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट संविधान के पार्ट किस में है, पार्ट 3 में है। आर्टिकल क्या है, 12 से 35 है, 12 to 35 बात करता है। और इसी में आर्टिकल 32 है जिसमें रिट की पावर है। रिट पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास, है ना। आर्टिकल 32 जिसमें किसी की व्यक्ति का, किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। वहीं 226 के तहत वो हाई कोर्ट जा सकता है।
तो इस तरह से अगर आप देखोगे बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। कई बार जुडिशरी ने आर्टिकल 21 जिसमें जीवन जीने का अधिकार है उसमें उसको कई बार एक्सपेंड किया है, बहुत सारी चीज़ उसमें इंक्लूड की है। तो क्यों? क्योंकि लिमिट करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है लिमिट करता है, गवर्नमेंट पे भी लिमिटेशन लगाता है जो सिटीजन्स पे वो कोई भी एक्ट करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे सही हो जाता है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट कॉमनली डिक्लेयर और डिफाइंड बाय द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा प्रोविजन है जो संविधान द्वारा लिखित रूप से बताया नहीं गया है? अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से, जैसे बाउंड्री ऑफ ए पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो क्या पॉलिटिकल कम्युनिटी, जैसे अगर आप ये बात करें, ये मैप है भारत का, है ना, अभी भारत की मैप है सपोज करिए, ये तो डिफाइन है ना। तो बाउंड्री क्या होगी इस पॉलिटिकल कम्युनिटी की? पॉलिटिकल कम्युनिटी मतलब भारत की जो पार्लियामेंट डिसीजन लेगी वो इसी बाउंड्री के अंतर्गत होगी। तो ये बाउंड्री तो डिफाइन है। और आर्टिकल 1 भी बात करता है, आर्टिकल 1 आपने देखा होगा जो बात करता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। तो मतलब जो स्टेट्स हैं और जो भारत का सेंटर है ना, इसके अंतर ही भारत के जो कानून लागू होंगे बेसिकली जनरली। तो ये डिफाइन तो करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा तो नहीं ये डिफाइन नहीं करता। दूसरा, नेशनल आइडेंटिटी एंड वैल्यूज़, इसके बारे में यहाँ पे बात करता है। तो अगर आप देखोगे तो जो नेशनल आइडेंटिटी है हमारी और जो वैल्यूज़ है वह भी डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा, बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेंटी, यहाँ पे भी पार्लियामेंट्री सोवरेंटी की बात आ जाती है। तो पार्लियामेंट्री सोवरेंटी नहीं है यहाँ पर, आपको पता है कि पार्लियामेंट की जगह जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जो आर्टिकल बात कर राइट ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन, तो ये भी डिफाइन करता है क्या राइट्स होंगे हमारे। पार्ट 3 में राइट की बात करता है। और वहीं पार्ट 4 51 आर्टिकल में अगर आप देखोगे 51 आर्टिकल में जब अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करके एक आर्टिकल वहाँ पे इंसर्ट किया गया, कौन सा आपने देखा होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का इंसर्ट किया गया। तो हमारा वहाँ से ड्यूटीज़ भी डिसाइड हो जाती हैं 51A में, ठीक है। और 21 पार्ट में पार्ट 4A में, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी। तो राइट एंड ड्यूटीज़ भी संविधान डिसाइड करता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोसीजरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मोस्ट लाइकली। अब प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। अब इस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि जो प्रोसीजरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो होता क्या है। अगर हम बात करें तो जो प्रोसीजरल फॉर्म ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पर एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है। जैसे भारत में आप देखोगे गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, उन सभी की अपनी अपनी पावर है। तो यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है, जो लॉ बन गया है उसके अकॉर्डिंग सबको चलना होता है। ये होता है प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। अब इसमें कनाडा भी आ जाता है, कुछ हद तक अमेरिका भी आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, डिक्लेयर आइडियोलॉजिकल गोल एंड नेशनल आइडेंटिटी। प्रोसीजरल फॉर्म का मतलब क्या, यहाँ पर आप देखेंगे जो वैचारिक लक्ष्य हैं और राष्ट्रीय पहचान की घोषणा करता है, जो प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। दूसरा यहाँ पे बात करें कंटेन फ्यू सब्सटेंसिव प्रोविजन फोकसिंग गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंटेन फ्यू सब्सटेंस प्रोविजन फोकसिंग गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, बेसिकली हाँ ये चीज़ यहाँ पे ये सही आंसर इसका भी होगा। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे ए और सी और डी, ए सी और डी की बात करें तो ये एक तरह से प्रिस्क्रिप्टिव जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी विशेषताएं हैं। अब देखिए दो कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने यहाँ पे बात की, प्रोसीजनल और जो होता है प्रिस्क्रिप्टिव होता है। जहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वैचारिक उद्देश्य और सामाजिक सुधार पर जोर देते हैं। कैसे? जो प्रिस्क्रिप्टिव हो, जैसे रसिया में आपने देखा जो न्याय है ना, जस्टिस, उसको इंश्योर करना, कंप्लीटली इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना, इक्वलिटी लाना, चाहे कैसे भी लाना। तो वो क्या है, कीवर्ड्स पर जो उसके की टर्म्स है, जो उसका प्रिस्क्रिप्शन, उस पर जोर देता है। लेकिन जो प्रोसीजरल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पर किस पर जोर दिया जाता है कि एक प्रोसेस को फॉलो किया जाए, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा बी, सी ऑप्शन। अगर आप देखें तो बी एसोसिएट विद द हाईली होमोजेनस सोसाइटी। तो ये भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रोसीजरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसका लक्ष्य नहीं है, या उसका अगर आप देखें उसकी भी विशेषता नहीं है। लास्ट है एम्फेसाइजिंग नेशन बिल्डिंग थ्रू सोशल कंटेंट। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? बी हो गया, हमने यहाँ पर देख लिया। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, मैच ऑफ द आइटम। कॉलम 1 कॉलम 2 को यहाँ पर मैच करना है। यहाँ पर कॉलम 1 में क्या दिया गया है, लीगल इंस्ट्रूमेंट, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट और सोशल डिक्लेरेशन, इन तीनों के बारे में यहाँ पे बताना है, उसको मैच यहाँ पे करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो जो लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है उसे किससे कंपेयर किया जाता है, उसका मतलब क्या होता है, इस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ एंड प्रोसीजरल प्रिडिक्टेबिलिटी। मतलब क्या, लीगल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब कि एक लीगल इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, लॉ बना हुआ है, उस लॉ के अकॉर्डिंग चलना, लॉ का जो शासन है उसको इंश्योर करना। आर्टिकल 14 बात करता है रूल ऑफ लॉ की, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ की, है ना। तो यहाँ पे क्या बात करता है कि जो रूल बना है, जो लॉ बना है, उसके अकॉर्डिंग चलना, उसे लीगल इंस्ट्रूमेंट
तो इसका मैच क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजरल प्रिडिक्टेबिलिटी। दूसरा आप बात करें पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट की, इसका मतलब क्या होता है, तो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या कि डिफाइन इंस्टीट्यूशन लाइक पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, ठीक है। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, जो भी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स हैं, पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिफाइन करता है, उसे पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। वहीं सोशल डिक्लेरेशन का मतलब क्या कि एक जो सोसाइटी है उसके वैल्यू सिस्टम क्या होंगे, उसके मूल्यों को बताता है, ठीक है, और उसके किस तरह से समाज बनने वाला है उसके बारे में ये बताता है। तो समाज के मूल्यों को आकार देता है, दिशा देता है, तो ये सोशल डिक्लेरेशन होता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैच करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सबसे बेहतर बताता है। अब देखिए संविधानवाद है क्या, संविधानवाद बेसिकली ऐसी थ्योरी है कि यह बताती है कि जो सरकार है, गवर्नमेंट है ना, वो किसके अधीन है, लॉ के अधीन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है। कोई भी बॉडी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है। कॉन्स्टिट्यूशन एक अम्ब्रेला टर्म है यहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अधीन आ जाएगा, जुडिशरी भी आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव भी आ जाएगा, लेजिस्लेचर भी आ जाएगा, हर एक बॉडी, पुलिस है, आर्मी है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन, लॉ के अधीन आ जाएगा। और जहाँ पर यह प्रोसेस फॉलो होती है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को इतना सुप्रीम रखा जाता है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो थ्योरी है वह दिखाई देती है। अब ऐसा स्टेटमेंट आप देखिए कौन सा है, पहला पढ़ते हैं गवर्नमेंट ओन द स्टेट एंड एक्साइज कंप्लीट पावर। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सारी पावर गवर्नमेंट करे, डाउट है। गवर्नमेंट इज अ ट्रस्टी मैनेजिंग द स्टेट अंडर हायर लॉ। तीसरा, सिटीजन हैव नो रोल वंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम, सिटीजन्स का कोई रोल नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ये बात यहाँ पे नहीं है। भारत का जो संविधान बना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, और संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें भारत के ही लोग शामिल थे, आम लोग ही शामिल थे। तो ऐसा तो है नहीं कि जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वहाँ पे सिटीजन्स का रोल नहीं होता, तो यह भी गलत हो जाएगा। डी, गवर्नमेंट फंक्शंस ओनली थ्रू रिटन कन्वेंशन, तो रिटन कन्वेंशन के थ्रू क्या करती है, गवर्नमेंट परफॉर्म करती है। तो यह भी आंसर यहाँ पे इसका गलत हो जाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट इज अ ट्रस्टी मैनेजिंग द स्टेट अंडर हायर लॉ, एक बड़ा लॉ है, एक बड़ा लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन, और उस बड़े लॉ के अंतर्गत जो सरकार है, जो संस्थाएं हैं वो गवर्न करती हैं, वो शासन व्यवस्था को चलाती हैं। तो लॉ सुप्रीम होता है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है। यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया था, तो यहाँ से हमने इसको डिराइव किया, तो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, Which of the following essentials of constitutionalism beyond having a written constitution, निम्न में से क्या संवैधानिक वाद के लिए आवश्यक है, ठीक है, और क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो होता ही है, ठीक है, लेकिन और क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला जो यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री सोवरेंटी, यहाँ पे पार्लियामेंट्री सोवरेंटी हो जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कंप्लीटली वहाँ पे नहीं रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या, पार्लियामेंट भी अंडर द लॉ है, पार्लियामेंट भी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा, फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट प्रोसीजर, ये इसको भी देखते हैं, ठीक है। तीसरा यहाँ पे बात कर रहा है किसके बारे में, फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन एंड एक्टिव सोसाइटी। तो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है वहाँ पे एक सोसाइटी एक्टिव होते हैं, फंक्शन कर रही होती है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, जुडिशरी भी होती है, इसके अलावा सिविल इंगेजमेंट भी होती है वहाँ पर। ऐसा नहीं होता कि लोगों की इंगेजमेंट नहीं है कानून बनाने में, कानून को लागू करने में, अपनाने में, तो वहाँ पर एक्टिव सोसाइटी भी होती है और इंस्टीट्यूशन भी फंक्शनिंग कर रहे हैं। तो दोनों बातें जहाँ हो वही ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में बताता है। चौथा, यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट सिस्टम, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएंगे, सी स्टेटमेंट इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बात कर रहा है विच ऑफ दीज बेस्ट कैप्चर्स ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर व्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब इनमें जो संवैधानिक नैतिकता शब्द है उसके संबंध में जो B.R. अम्बेडकर का उनका क्या मतलब था। देखिए B.R. अम्बेडकर साहब का मतलब था कि संविधान के ढांचे के अंतर्गत रहकर कार्य करना, ठीक है। अगर हम बात करें कोई विरोधावादी, जैसे मतलब कोई भी कंट्रडिक्शन हो रहा है, अगर कोई पार्लियामेंट के मेंबर है ए और बी हैं, तो उनमें ऐसा नहीं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर चले जाना, मतलब क्या, वैल्यूज़ के सिस्टम में, वैल्यू सिस्टम्स में जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको सबसे ऊपर रखना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे उनके कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की यहाँ पे थ्योरी थी। तो इसका सही आंसर यहाँ पे देखने को आपको बी मिलेगा, कोऑर्डिनेट कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट पीसफुली अंडर कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स। संविधानिक दायरे में रह के आप भी अगर देखते होंगे प्रेजेंट में कोई इशू चलता है, कोई मुद्दा होता है, तो पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा में क्या होता है, डिस्कशन होता है, मुद्दा उठाया जाता है, क्वेश्चन और होता है ना, 30 मिनट डिस्कशन होता है। तो वेरियस टाइप के डिस्कशन होते हैं जिससे क्या होता है, उस मुद्दे को चर्चा किया जाता है। ऐसा नहीं कि उस मुद्दे को चर्चा ना किया जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर क्या किया जाता है, उसको चर्चा की जाती है। और ये जो चर्चा है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक ये पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 बात कर रहा है विच सुप्रीम कोर्ट
case emphasize constitutional morality over public morality, invalidate decriminalization। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि किस सर्वोच्च न्यायालय के मामले में जो सार्वजनिक नैतिकता है, अगर हम बात करें पब्लिक मोरालिटी है, उसकी तुलना में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसको ज़्यादा जोर दिया गया। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मामला था नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नवतेज जौहर यूनियन वर्सेस ऑफ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो आप इसमें क्या मिलेगा कि पब्लिक जो मोरालिटी थी ना, वो कह रही थी कि जो समलैंगिकता है वह भारत में अलाउ नहीं होनी चाहिए, गैर कानूनी होनी चाहिए, अपराध होनी चाहिए। वो एक पब्लिक मोरालिटी कह रही थी, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी देखिए वो अलग है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यहाँ पे फंडामेंटल राइट को इंश्योर करने की बात करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 377 जो आईपीसी की थी, इंडियन पैनल कोड की थी, जिसे अभी चेंज कर दिया गया है, उसको क्या किया, आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया, जो क्रिमिनलाइज करती थी एलजीबीटीक्यू के बीच जो रिलेशंस होते थे उनको। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के थ्रू ही अगर आप देखेंगे पार्ट इसको माना कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट, उसमें आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, 19 और 21, इन सबको देखने पर ऐसा पता चलता है कि जो समलैंगिकता है वो एक अपराध नहीं है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक यहाँ पे पार्ट बन जाता है, ठीक है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाज ओरिजिनली यूज्ड बाय। तो किसके द्वारा यूज किया गया पहली बार, तो जॉर्ज ग्रोट के द्वारा इस वर्ड को सबसे पहले यूज किया गया। और एक 19वीं सेंचुरी में अगर आप बात करें तो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जॉर्ज ग्रोट, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का पहली बार वर्ड यूज किया। और इसमें अगर आप देखेंगे तो संवैधानिक प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान व आस्था की बात की कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन किसी प्रोसेस को बता रहा है कि इस प्रोसेस को फॉलो करिए, इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वहाँ पे दिखाई दे रही है। और बाद में इस जो थॉट था, इस थॉट को बी आर अम्बेडकर ने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिस्कस किया और इसे लोकप्रिय बनाया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्ज ग्रोट। क्वेश्चन नंबर 10 बात करेगा, विच फीचर्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड अपहेल्ड बाई कोर्ट। कौन सा फीचर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी द्वारा अगर हम देखेंगे से संबंधित नहीं है और न्यायालय द्वारा उसे स्वीकार भी किया गया है। इसमें क्या है, इन्हेंस जुडिशियल एक्टिविज्म बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। इसका मतलब क्या कि संवैधानिक नैतिकता न्यायालय द्वारा उपयोग की जाने वाली एक संवैधानिक व्याख्या की विधि है, ठीक है। अगर हम बात करें विशेष रूप से उन मामलों में जहां संविधान स्पष्ट नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऐसे मामलों में जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्योरली बात नहीं की है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बेसिस पर उस डिसीजन को लेता है, ठीक है। उसमें ध्यान रखा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ हैं, जैसे एलजीबीटीक्यू के बारे में आपने देखा, तो उसे संविधान की जो मोरालिटी है, संविधान के भाव है, संविधान की जो आस्था है, उसको ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन लिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी, इनहेंस जुडिशियल एक्टिविज्म बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। द आइडिया इज टू रिस्पेक्ट वैल्यूज, एक्ट एज इम्प्लाइड बेसिक स्ट्रक्चर, गाइड डिस्क्रिशनरी इंटरप्रिटेशन। ऑप्शन सी इज ए क्रिटिसिज्म नॉट अ फीचर, ठीक है। तो अगर आप देखें नॉट एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो ऑप्शन है यहाँ जुडिशियल एक्टिविज्म बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट कि जो संविधान में जो जुडिशियल की जो पावर है, जुडिशरी की पावर है, उसको संविधान की शक्तियों से बाहर दायरे में ले जाना, वह इसका फीचर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। तो अभी के डिस्कशन फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट डिस्कशन मिलते हैं जहाँ पे हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, जो अलग अलग आर्टिकल है, कब बना संविधान, कितने लोग शामिल थे, कितने दिन डिस्कशन हुई, फैक्चुअल चीज़ें थी। अभी इसमें ज़्यादा फिलोसफिकल क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे देख लिए। नेक्स्ट चैप्टर से हमें जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे।